ऑनलाइन गेमिंग बिल पर हम बात कर रहे थे। किसी कारणवश वो वीडियो अचानक से, एक्चुअल रीज़न ये था कि मेमोरी फुल हो गई थी और फ़ोन से ही कोई शूट वगैरह कर रहे थे, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं एडिटर की, हमारे ज़्यादा तबीयत अच्छी है नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रॉ ही आपके सामने लेके आएँ। खैर, ये चलती रहती हैं चीज़ें। सेक्शन 9 पे हम पहुँचे। सेक्शन 9 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी की बात की। अब ऑफेंसेस और पेनल्टी है क्या चीज़? सेक्शन 9 ये कहता है भैया, सेक्शन 5 में क्या बताया हमने? ऑफर करेगा यानी गेमिंग एप्लीकेशन बनाने वाला व्यक्ति। ये कह दिया एनी पर्सन हु ऑफर्स ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। अब ये बताओ साहब, अगर मैं, जो मेरी वीडियो देख रहा है, मान के चलिए मेरा दोस्त है, मैं मेरे दोस्त से ये कहता हूँ कि यार ये गेम खेल ले, तो क्या ये ऑफ़र होगा या नहीं होगा? क्या इसको आप ऑफ़र कहोगे, नहीं कहोगे? यानी अगर वो खेल रहा है उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है। मैंने ये कह दिया जी खेल लो, मेरे पे 3 साल की सजा है। अगर इसका मतलब ये नहीं है तो फिर क्या है ये भी बताओ, क्योंकि ये भी एक तरीके का प्रमोशन हो गया। दूसरी चीज, एनी पर्सन हु मेक्स और कॉस्ट टू मेक एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया। अब एडवर्टाइजमेंट इन एनी मीडिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 6। एडवर्टाइजमेंट की हमने बात की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने कह दिया। सेक्शन 7 को भी ये इस पॉइंट 3 में ले आए और ये कह दिया इसमें 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये सेक्शन 9 है। सेक्शन 10 क्या कहता है? फटाफट क्लियर करेंगे चीज़ों को, जिससे आपको भी बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि कानून जो, चलो लॉयर्स के लिए या फिर लॉ स्टूडेंट के लिए, जो पार्टी हैं, जो विक्टिम हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि काम ही ये है, वर्क ही है, जीवन भर हमें ये करना है, फाइलें पढ़नी है, किताबें पढ़नी है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए, जिसका कोई काम है, उसके लिए कानूनी बातें समझना बड़ा बोरिंग सा लगता है कि यार ठीक है। लेकिन ये बात शायद मैं आज ऐसी पहली वीडियो बना रहा हूँ जहाँ कहीं किसी एक्ट को लेके बैठा हूँ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ अगर 12th क्लास का बच्चा या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है, तो 80% लोग तो वो होंगे जो एक्ट, बिल, इन सब चीज़ों को पहली बार पढ़ेंगे। अदरवाइज बेसिक चीज़ें उन्होंने पढ़ी होंगी। मतलब कुछ लोग होंगे, हालांकि परसेंट बताने वाला भी मैं कौन होता हूँ, लेकिन हाँ ऐसा होता है। सेक्शन 10 इसका बनाया जी, नॉट विद स्टैंडिंग। एक बड़ा शानदार शब्द होता है कानून में, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट में कंटेन होने के बावजूद भी, एनीथिंग कंटेन्ड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोई अगर एक्ट लिख दिया तो उसका आ जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब ये देखो भैया गजब की चीज, सेक्शन 6 क्या था? सेक्शन 6 था प्रमोशन को लेके, जो ये कयास लगाए जा रहे थे भैया, जो प्रमोट करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स होंगे, क्रिकेटर्स होंगे, रोहित शर्मा, आमिर खान, फलाना डिकाना, 50 लोग, ये लोग सेक्शन 6 में थे। सेक्शन 10 में ये कहा कि हम ऑफेंस को बता रहे हैं, ये कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। नॉन बेलेबल का मतलब ये मत समझना कि बेल होगी ही नहीं। नॉन बेलेबल का मतलब जनरली ये होता है कि पुलिस स्टेशन से बेल हो जाती है। जैसे आईआईटी बाबा को पकड़ा तो उसका बेलेबल ऑफेंस था, छोटी सी गांजी की पुड़िया पी रहे थे आईआईटी बाबा, थाने में गए, थाने में पुलिस ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके उनको बेल ग्रांट कर दी, यानी कोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई, जिनमें कोर्ट जाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मोटा मोटी तरीके से आप ऐसा समझ लो, वो बेलेबल होते हैं। नॉन बेलेबल में आपको कोर्ट से ही बेल लेनी होती है। कॉग्निजेबल, संज्ञेय, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल को डिफाइन किया। संज्ञेय है, संज्ञेय मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी ना हो चीज़ों को लेके, मतलब एक तरीके से आप ये समझो बहुत बड़ा अपराध, कॉग्निजेबल का मतलब, और नॉन कॉग्निजेबल छोटे अपराध। तो बहुत बड़े अपराध की कैटेगरी में रखा, लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स को इसमें से हटा दिया। सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ही कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होंगे। सेक्शन 6 क्या होगा ये नहीं बताया। अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7, या तो आप ये 6 भी लिख देते, नहीं लिखते तो पता नहीं। फिर क्या कहा?
सेक्शन 11 बनाया इन्होंने, वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज responsible to the company for the conduct of that part of that business of company as well as the company shall be liable to be proceed against and punish accordingly। सवाल ये आया जिसने गेम बनाया क्या वो भी लाइबल होगा, नहीं होगा? तो भैया इन्होंने कह दिया कंपनी और एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ। कोई गेमिंग एप्लीकेशन पे सट्टा चल रहा था, पीछे डेवलपर डेवलप कर रहा था, कोडिंग कर रहे थे, तो भैया उस टाइम के उस ऑपरेशन का तो आप पार्ट होंगे, और अगर नहीं होंगे तो दोबारा अपना मंत्री महोदय से सवाल, तो इसको भी एक्सप्लेन करिए। इसी तरीके से इन्होंने बताया, कंपनी की डेफिनेशन भी दी कि फॉर्म होगी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी और बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो और भी कानूनों में है। सेक्शन 12 बनाया इन्होंने, नॉन कंप्लायंस बाय एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द अथॉरिटी और द एजेंसी अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 में अपन ने पढ़ा अथॉरिटीज बनाएंगे ये, शैल बी लाइबल to the penalty which may be extend to 10 lakh or may include suspension or cancellation of registration। ये उनके लिए कहा। सेक्शन 8 में ये बताया कि साहब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप इंडिया में गेम चला सकते हो, नहीं चला सकते, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया इन्होंने। अब बात आई उस सर्टिफिकेट की पालना आपने नहीं की, देन यू विल बी लाइबल टू पे द पेनल्टी ऑफ 10 लाख। 12 में बता दिया। इसमें एक सब क्लॉज 2 भी बनाया, नो एक्शन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी टेकन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। भैया आपको सुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ईडी आई और सीबीआई आई और बंद करो जी और अरेस्ट करो, सुना जाएगा आपको भी। चैप्टर 6 मिसलेनियस प्रोविजन का एक टर्म है मिसलेनियस, जिसका मतलब ये होता है कि भैया बहुत सारे जो और रह गए हैं वो हम बता रहे हैं। पहले में बता दिया प्रिलिमिनरी, दूसरे में बता दिया प्रमोशन करेंगे, तीसरे में बता दिया प्रोहिबिशन बता दिया, चौथे में अथॉरिटी बना दिया, पांचवें में पनिशमेंट बता दिया। इस तरीके से चलते रहे। चैप्टर 6 में ये आ गए, एवरी पर्सन, सेक्शन 13, एवरी पर्सन शैल कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सरकार हैं जी, हमारी बातें माननी पड़ेंगी, नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगाएंगे, सजा देंगे। ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस, सेक्शन 14 गजब का सेक्शन है ये। आपने कहानी सुनी, टिकटॉक को बैन किया था। इंटरनेशनल कोई भी कंपनी यहां आती है और उसको बैन होता है तो कोई ना कोई तो कानून होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है मन किया बैन कर दिया, मन किया बैन नहीं की। सुबह उठे और अमित शाह जी और मोदी जी की बात हो रही है, ब्रो क्या करें, टिकटॉक को उड़ा दें, ऐसा नहीं है। कानून है देश में, कानून से चलता है देश, संविधान से चलता है देश, कानून के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसमें यह कह दिया इन केस फेलियर टू कंप्लाई। इन्होंने पहले बनाया 13 कि भैया हमारी बात माननी पड़ेगी। 14 में ये कह दिया बात नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, नहीं मानोगे ब्लॉक करेंगे। टिकटॉक को उड़ाया, ऐसे बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस को बंद कर देंगे। सेक्शन 14 ऑफ द ऑनलाइन मनी गेम प्रमोशन रेगुलेशन। फिर बचे सेक्शन 15, 16, 17, 18 और 19, टोटल 19 ही हैं। क्या कह दिया जी, 15 में ये कह दिया नॉट विद पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस, कि भैया पावर किसको होगी अगर किसी ने इस कानून के तहत जो अपराध हैं उसमें अगर किसी ने अपराध कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, ईडी करेगी, XYZ कौन करेगा। तो कह दिया द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑथोराइज एनी ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कह देगी भैया यू आर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर।
मान के चलिए राजस्थान का मैं हूं, राजस्थान पुलिस को ये डायरेक्शन दे दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भैया राजस्थान सरकार की एसओजी, ईडी या फिर राजस्थान सरकार की पुलिस या साइबर थानों की पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ये सेक्शन 15 है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सर्च एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, ये गजब की चीज है। इसमें क्या कहा कि भैया सर्च कैसे होगी। अब आपने पिक्चरों में देखा होगा, बड़ा कोई आदमी होता है, बाबूजी बने बैठे हैं, शाकाल के पास जाता है कोई ऑफिसर और ये कहता है सर्च वारंट लाइए, अरेस्ट वारंट लाइए, वेयर इज योर सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट। कुछ नहीं चाहिए, साफ कह दिया कुछ नहीं चाहिए हमें। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ भी होने के बावजूद भी एनी ऑफिसर ऑथोराइज अंडर सेक्शन 15 में पढ़ा ना कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ऑफिसर, में इंटर एनी प्लेस, आपके घर में घुस सकता है वो, वेदर फिजिकल और डिजिटल। अब डिजिटली कैसे घुसेगा, कैमरे को हैक कर ले, है ना गजब की चीज। एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट any person found therein who is reasonably suspected of having committed or committing or being about to commit any offense under this act। साहब हमसे ये कह रहे हैं कि विक्टिम हैं आप, खूब सट्टेबाजी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम तो एप्लीकेशंस को बैन कराएंगे। अच्छा जी, सेक्शन 16 का मतलब क्या है, ये कहते हैं अगर हमें लगता है बीइंग अबाउट टू कमिट एनी ऑफेंस, अगर हमें लगता है ऑफेंस कमिट कर सकता है, कर दिया है, तो हम उसको सर्च कर सकते हैं विदाउट सर्च वारंट और विदाउट अरेस्ट वारंट, अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम गेम खेल लेते हैं, चलो अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ भी कहा हो, रेस्पेक्टेबल है, पूरा हाथ जोड़ के हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं, देश पूरा परिवार है तो बड़े सदस्य हैं वो तो, और संसद में बैठे हैं, संसद में उन कुछ 500-700 लोगों में शुमार हैं जो देश को चलाते हैं, जो देश का विधान लिखते हैं, देश का संविधान से देश को चलाते हैं, और उन्होंने कहा कि हम विक्टिम मानेंगे, ठीक है। लेकिन एक ये बात आप सोचो, पुलिस के बारे में आप सारा कुछ जानते हो, पुलिस कैसे काम करती है। अगर पुलिस मेरे घर में घुसना चाहे और पुलिस को पता है आदर्श सिंघल कोई गेम खेलता है और मोबाइल में मेरे में गेमिंग एप्लीकेशन मिल गया, आप कमेंट करके बताना क्या करेंगे वो। ऐसे कहेंगे कोई बात नहीं आप तो गेम खेल लो, या पुलिस थाने लेके जाएंगे और ये मेरे से पूछेंगे कि बताओ कौन से गेमिंग एप्लीकेशन पे गेम खेला, तुम्हारा क्या संबंध है, तुम ही तो क्रिमिनल नहीं हो। बहुत कॉमन चीज़ है, हम वकील समुदाय का सदस्य होने के नाते पुलिसिंग से काम पड़ता रहता है, तो पता है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने पे आती है तो, क्योंकि जो चीज़ इंडिया में लीगल है, कलर ट्रेडिंग का मालिक कौन है आप जानते नहीं हो, कलर ट्रेडिंग अगर पेमेंट गेटवे कोई अलग ले आया उसको आप जानते नहीं हो, पकड़ में कौन आएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि जवाब मिले इस चीज़ का। वेयर एनी पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1, इसका सब क्लॉज 2 है, बाई एन ऑफिसर अदर देन ए पुलिस ऑफिसर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल ऑफिसर such officer shall without unnecessary delay take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। द प्रोविजन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता shall subject to the provision of this section apply so far as may be in relation to entry, search, arrest made under this section। एक्सप्लेनेशन भी किया है, एनी प्लेस का मतलब क्या होगा, घर होगा, बिल्डिंग होगी, व्हीकल होगा, कंप्यूटर रिसोर्सेज होंगे, वर्चुअल डिजिटल स्पेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होगा। आपकी ईमेल आईडी भी सर्च कर सकते हैं, कोई मेल तो नहीं आया गेमिंग एप्लीकेशंस ने, आपने कहीं मेल तो नहीं किया, ट्रांजैक्शन तो नहीं किया फंड का। फिर इन्होंने एक सेक्शन 17 बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट or the authority or any officer of the central government or any member
ऑफिसर और अदर एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी फॉर एनीथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और रूल्स। मतलब प्रोटेक्शन, ये जो कह रहे हैं ना विक्टिम 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 खेलने वाला, कहीं नहीं लिखा इन्होंने। प्रोटेक्शन सेक्शन 17 में खुद को दी है कि हम हैं वो कमेटी जो सेक्शन 8 में हमने बनाई, और उस कमेटी मेंबर से अगर कुछ गुड फेथ में कोई काम उन्होंने कर दिया, कोई ऐसा उल्टा सुल्टा काम भी हो गया, तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम तो मेंबर हैं उस कमेटी के। बहुत अच्छी बात है। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, इसमें ये कह दिया था, ये गजब का सेक्शन है, ये मेरे को सबसे प्यारा लगता है इस एक्ट में। कारण मैं बता देता हूँ। 6 से 7 राज्यों में गेमिंग बैन है। तेलंगाना में गेम खेलने वाले को सज़ा मिलती है। सेक्शन 3 है तेलंगाना का गेमिंग एक्ट का, 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एक ये नया एक्ट लिया है, और भी सिक्किम भी है, अलग अलग है। एक नया एक्ट लिया है और नए एक्ट में ये कह दिया भैया गेम खेलने वाले को कोई सज़ा नहीं देंगे। लिखा नहीं है इसमें, कहा ये इन्होंने कह दिया, मान लिया। अब मुझे ये बताओ साहब, तेलंगाना में कोई गेम खेल रहा है तो तेलंगाना सरकार का वो एक्ट लगेगा या फिर आपका ये वाला एक्ट लगेगा? अब आपने ये कह दिया इस सेक्शन में, इस सवाल का जवाब इस सेक्शन 18 में है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी ऑफ दिस एक्ट with any other act, the provision of this act shall to the extent of such inconsistency have overriding effect over and such act। मतलब ये है इसका देसी भाषा में, सिंपल शब्दों में, अगर इनकंसिस्टेंसी कहीं रही, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या? इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये कि उस एक्ट में आपने किसी को विक्टिम शब्द दे रखा है और इस एक्ट में भी विक्टिम शब्द दे रखा है, विक्टिम की परिभाषा दे रखी है। तो इस एक्ट में जो विक्टिम की परिभाषा है, इस नए वाले कानून में, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एक्ट में, ये प्रिवेल करेगी, मतलब ये मानी जाएगी, यही बॉस रहेगी। स्टेट वाले एक्ट में जो विक्टिम की परिभाषा दे रखी है वो नहीं मानी जाएगी, वो बॉस नहीं रहेगी। लेकिन अगर विक्टिम की परिभाषा दे ही नहीं रखी इस एक्ट में, तो इनकंसिस्टेंसी है ही नहीं भाई, इसमें परिभाषा ही नहीं है, तो फिर वही प्रिवेल करेगा। और अगर कुछ और कोई बात है तो आप आके बताओ मंत्री महोदय। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, लास्ट में ये लिखते हैं भैया सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बनाएगी रूल मेकिंग की पावर। कुछ स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट हैं जिसमें ये कह दिया भैया क्यों लेके आए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे, फ्रॉड हो रहे थे, म्यूल अकाउंट्स का यूज़ हो रहा था, और ये सब अपन गेमिंग फ्रीज वाली उसमें बात करते ही हैं। लास्ट में जाके फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं उसमें फाइनेंशियल मेमोरेंडम बनाना होता है, भैया ये फाइनेंशियल मेमोरेंडम कितना खर्चा होगा, क्या नहीं होगा। अब इसमें ये कह दिया कि भैया जो अथॉरिटी बनाई जाएगी सेक्शन 8 में, वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए 50 करोड़ खर्च करेगी और पर ईयर 20 करोड़ खर्च करेगी। टाइम के हिसाब से ये चेंज भी हो सकता है। ये फाइनेंशियल मेमोरेंडम बनाना पड़ता है इनको जब भी फाइनेंशियल कोई बिल पेश करते हैं कि भाई किस तरीके से हम वर्क करेंगे, कितना हमारा खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा। लास्ट में मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेशन लेजिस्लेशन के बारे में बता दिया। द बिल सीक्स टू एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और कैरी आउट, वही चीज़ें कि भाई रूल मेकिंग की पावर के बारे में बता दिया। ये पूरा कानून है। और लोकसभा में इस बिल के लिए ये कह दिया लास्ट में, टू प्रमोट रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर इंक्लूडिंग ई स्पोर्ट, एजुकेशनल गेम, सोशल गेम, टू प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ, मतलब जो पूरा कंक्लूजन, जो पूरा क्रक्स है वो इन्होंने बता दिया। एक तरीके से अपन उपसंहार लिखते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, हिंदी में उपसंहार बोलते हैं। जो नए लड़के हैं जिनको नहीं पता कंक्लूजन का मतलब उपसंहार होता है, हिंदी में निबंध लिखते हैं ना उपसंहार, तो उस तरीके से इन्होंने लास्ट के उसमें कह दिया भैया क्यों लेके आए इस बिल को हम। ये पूरा बिल है, 2 पार्ट हैं इसके, बहुत सारे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, अलग अलग सोचने का तरीका, क्योंकि ये बताना मेरा काम है कि भैया ये बिल क्या है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान अधिवक्ता नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ या मेरे को बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान है। 27-28 साल का एक लड़का हूँ, वकालत करता हूँ। हो सकता है कोई गलतियाँ हो जाएं समझने में, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लग जाए, हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लग जाए, लेकिन मेरा काम है मेरे विचार व्यक्त करना।
सरकार के बारे में थोड़ा सा एग्रेसिव वे में भी मैंने कहा। सभी आदरणीय हैं, देखिए जो उस लेवल पे बैठे हैं वो सभी आदरणीय हैं अपने लिए। हालांकि मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदरणीय हैं तो हैं भाई, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हैं, हम तो यहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। हो सकता है मैं कम समझ हो, और अगर कोई गलती हमसे हुई है तो हम इतना भी ताकत रखते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में बुद्धिमत्ता तो आपको 2-5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। बुद्धिमत्ता से किसी आदमी का कैरेक्टर जज आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि कौन कितना इंटेलिजेंस है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो आप चैट जीपीटी से पूछ लेना, भैया इंटेलिजेंट, वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन एक आदमी की परख होगी, उसमें पेशेंस कितना है, धैर्य कितना रखता है, परख होगी चीज़ों को समझता कैसे है, परख होगी ताकत किसनी है, परख होगी किसी परिस्थिति से लड़ना कितने अच्छे से आता है, परख होगी इस चीज़ की भी कि अगर कोई गलती करता है तो माफ़ी भी मांगना जानता है कि नहीं जानता। हालांकि हमारे हिसाब से हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, काफ़ी समय देकर इस बिल को पढ़ा, काफ़ी चीज़ों को समझा, और इस फील्ड में हम हैं तो हमने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, हालांकि उसमें तो लिख ही देंगे, हम वैसे भी बता देते हैं कि फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों पे और अच्छे से डिस्कशन होना चाहिए, कुछ चीज़ें और अच्छे से आदर्श को बतानी चाहिए, या फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मुझे खुशी होगी कि मैं बहुत अच्छे से आपको इन चीज़ों को समझाऊं और बताऊं। क्योंकि विक्टिम वाली चीज़ पे मैंने बहुत फोकस किया है, रीज़न बीइंग क्योंकि 40-50 करोड़ लोग खेलते हैं। मुझे ये भी पता है कि कितना भी कानून आ गया हो, कल भी लोगों ने गेम खेला होगा, आज भी लोग गेम खेलेंगे, गेमिंग एप्लीकेशन अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है, जो भी रहेगा मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को डिकोड करूँ सरल भाषा में, आसान भाषा में, और कोई भी अगर जजमेंट और इस तरीके की कोई चीज़ आती है तो मैं पूरी तरीके से, मैं और मेरे साथी, मेरी टीम पूरी तरीके से उन पे रिसर्च करके और आपके लिए अच्छा सा एक कंटेंट लाएंगे। ये वीडियोस एडिटेड नहीं है हमारी, रीज़न बीइंग क्योंकि इतने कम टाइम में हम वो एडिटिंग की बहुत बड़ी टीम तो है नहीं अपने पास, क्योंकि वकालत का काम है ये, तो चलो खुद के ही फ़ोन से रिकॉर्ड किया, डाल दिया। पहले भी यही था कि वीडियो ख़त्म हो गई थी इसलिए पार्ट 2 आ गया, नहीं तो एक ही पार्ट में हमारा तो सारा कुछ बोलने का मन था। इस बहाने हमने चाय पानी भी पी ली। तो आप लोगों का यार सपोर्ट चाहिए। देखो, लास्ट में मैं 30 सेकंड में बस यही निवेदन करूंगा आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो ये चल रहा है फंडा, ये मैं भी बोल देता हूँ कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। रीज़न क्या है इसका बोलने का? क्योंकि आप जब हमें पसंद करते हो ना यार, आपने कुछ कमेंट किया, आपने कुछ बोला, तो ये मान लो आप हम जैसे लोग, या कोई भी सोशल मीडिया पे कोई क्रिएट कर रहा है कुछ भी, वो कहीं और 1 मिनट भी अपना टाइम कहीं नहीं देगा। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यार दोस्तों में नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम उस टाइम को, अगर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो उस टाइम को इन चीज़ों को पढ़ने में, डिकोड करने में, सरकार की मंशा की बात करने में, और जितना हमें आता है अपना पूरा टाइम उस रिसर्च में हम दे पाएंगे। वो कब दे पाते हैं? जब हमसे कोई कहता है कि यार आदर्श तुम सही कर रहे हो, तो ठीक है। हालांकि नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट है, ज़्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं है नेगेटिव कमेंट्स का, क्योंकि पार्ट है, कोई किसी को बोल देता है, ठीक है, उनकी अलग अलग लोगों की अलग अलग फ्रस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। कोई सलाह देता है, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।